नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं हम 13 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी की। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूएनजीए ने किस गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए ने संकल्प 76/123 को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। यह निर्णय यूएनजीए की छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। नवंबर 2015 में आईएसए को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के 21वें सत्र के दौरान अपने सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। विधानसभा में कुल 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश, 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल हैं। आईएसए के शुभारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र में की थी। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में एवं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं इस समय अजय माथुर। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर है रेट्स SCO की परिषद। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत ने 28 अक्टूबर 2021 से एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसका शॉर्ट में है नाम रेट्स SCO, इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जिसको शॉर्ट में NSCS बोल देते हैं, भारत सरकार ने ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, इसके सहयोग से SCO सदस्य राज्य के प्रतिनिधियों के लिए समकालीन खतरे के माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा यानी सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्पररी थ्रेट एनवायरनमेंट, इस विषय पर 2 दिवसीय व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी रेट्स SCO की परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला इवेंट है। इस संगोष्ठी ने नीतियों और रणनीतियों, साइबर आतंकवाद, रैंसमवेयर और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित किया। इस संगोष्ठी में रेट्स SCO की कार्यकारी समिति और सभी SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। SCO की स्थापना 15 जून सन 2001 को हुई। SCO महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है? आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी।
187 ATL में से 31 जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 50 KV JNV और निजी स्कूलों जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। जान लेते हैं अटल टिकरिंग लैब्स के बारे में, ये क्या है। अटल टिकरिंग लैब्स भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत एक उप मिशन है। यह AIM की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता को पोषण करना चाहता है। नीति आयोग के गठन के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं इस समय राजीव कुमार एवं नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता और काम सुधार जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए शेड्यूल के अनुसार सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधे दिन का समय होगा। नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन की छुट्टियां हैं। सरकार के इस कदम से वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के समय के करीब आने की उम्मीद है। दुबई और अबू धाबी की अमीराती सरकार ने पहले ही 4.5 दिन के कार्य सप्ताह की घोषणा कर दी है। चलिए जान लेते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर कॉन्वॉक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की है? आंसर है भारती फाउंडेशन। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय एंटरप्राइजेस की परोपकारी शाखा भारती फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कॉन्वॉक 2021-22 लॉन्च किया। कॉन्वॉक एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य भारत भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूलों के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में चुनौतियों का समाधान करना है। कॉन्वॉक के माध्यम से वे अब अपने सूक्ष्म शोध पत्र साझा कर सकते हैं। इन शोध पत्रों का विश्लेषण शिक्षाविदों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा। जनवरी 2022 में निर्धारित राष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी के दौरान शॉर्टलिस्ट किए गए शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मंच के माध्यम से जानिए क्या क्या होता है। स्कूल के शिक्षकों, सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों और भारती फाउंडेशन नेटवर्क के शिक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों का प्रदर्शन किया जाएगा। जान लेते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भी शिक्षकों और शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में पहचानती है। यह अनुशंसा करता है कि शिक्षकों को शिक्षण के लिए नए दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाएगा जो उनकी कक्षाओं में सीखने के परिणामों में सुधार करते हैं। NEP विकासशील प्लेटफॉर्मों की सिफारिश करता है ताकि शिक्षक व्यापक प्रसार और प्रतिकृति के लिए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें।
वर्षों से शिक्षक छात्रों की सहायता के लिए और लॉकडाउन के दौरान और भी अधिक मदद करने के लिए नवीन समाधान लेकर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है कैथरीन रसेल। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के रूप में भी जाना जाता है। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। वह राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय की भी प्रमुख हैं। रसेल हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया था। चलिए जान लेते हैं यूनिसेफ की गतिविधियों के बारे में। टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना एवं HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन और मातृ पोषण को बढ़ावा देना, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना यूनिसेफ की गतिविधियों में शामिल है। चलिए जान लेते हैं यूनिसेफ की शासी निकाय के बारे में। यूनिसेफ का संचालन 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड नीतियों को स्थापित करता है, प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है और कार्यक्रमों को मंजूरी देता है। बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। वे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला है? आंसर है नीना गुप्ता। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार मिला है। नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI में गणितज्ञ प्रोफेसर हैं। वह रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं, जिसे पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था और अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है। एक गणितज्ञ के रूप में नीना गुप्ता के सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2006 में कोलकाता के बैथ्यून कॉलेज से गणित ऑनर्स के साथ स्नातक करने के बाद नीना गुप्ता ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातकोत्तर के बाद प्रोफेसर गुप्ता ने बीजगणितीय ज्यामिति में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD की पढ़ाई की और वर्ष 2014 में ज़ारेस्की की रद्दीकरण समस्या कैंसिलेशन प्रॉब्लम पर अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। उनके पेपर को एक पुरस्कार मिला और अन्य गणितज्ञों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता मिली। जान लेते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। 2014 में प्रोफेसर नीना गुप्ता को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था, जिसने उनके काम को हाल के वर्षों में बीजगणितीय ज्यामिति में अब तक किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक बताया। 2019 में प्रोफेसर गुप्ता 35 वर्ष की आयु में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गई। उन्होंने 70 साल पुरानी गणित की पहेली ज़ारेस्की की रद्दीकरण समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। चलिए जान लेते हैं रामानुजन पुरस्कार के बारे में।
भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रशासित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है? आंसर है भारत की हरनाज संधू। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अभिनेता मॉडल हरनाज संधू ने इतिहास रच दिया क्योंकि उन्हें 80 देशों के प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। 21 साल बाद भारत ने आखिरी बार खिताब जीता था। पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। मिस यूनिवर्स खिताब में भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सुश्री संधू से पहले केवल 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। इस आयोजन का 70वां संस्करण इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था, जहां 21 वर्षीय ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती। जान लेते हैं हरनाज संधू के करियर के बारे में। चंडीगढ़ स्थित मॉडल जो लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री कर रही है को उसकी पूर्ववर्ती मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने ताज पहनाया, जिसने 2020 में प्रतियोगिता जीती थी। सुश्री संधू ने प्रतियोगिता में अपनी यात्रा शुरू की जब उन्होंने 2017 में टाइम्स फ्रेश फेस जीता। 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया एवं बाद में उन्होंने लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। जान लेते हैं समारोह के बारे में। समारोह की मेजबानी स्टीव हार्वे ने की और अमेरिकी गायक जोजो ने प्रस्तुति दी। चयन समिति में अभिनेता और मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला, अदामारी लोपेज, एड्रियाना लीमा, चेस्ली क्रिस्ट, आइरिस मित्नेरे, लोरी हार्वे, मैरियन रिवेरा और रेना सोफर शामिल थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको डॉक्टर इडा एस स्कदर ओरेशन अवार्ड मिला है? आंसर है अजीम प्रेमजी। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी इस साल 10वें वार्षिक डॉक्टर इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के प्राप्तकर्ता हैं, जिसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अमेरिका स्थित वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार श्री प्रेम जी को समाज में उनके योगदान के सम्मान में प्रदान किया जाता है। 2001 में स्थापित फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। बंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय चलाता है और वित्तीय अनुदान के साथ कई गैर लाभकारी संगठनों का भी समर्थन करता है। फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में संगठनों को भी वित्त पोषित किया है। डॉक्टर इडा एस स्कदर के बारे में जान लेते हैं। 1870 में मद्रास प्रेसिडेंसी के रानीपेट में पैदा हुई डॉक्टर स्कदर ने भारत के लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह व्याख्यान असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करके लोगों को मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। डॉक्टर इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के पिछले प्राप्तकर्ताओं में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एलआईसी को किस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? आंसर है इंडसइंड बैंक। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को
निजी क्षेत्र के ऋणदाता की कुल जारी और चुकता पूंजी में इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी 99% तक बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 1 साल के लिए यानी 8 दिसंबर 2022 तक वैध होगी। फिलहाल इंडसइंड बैंक में LIC की 4.95% हिस्सेदारी है। हाल ही में LIC को इसी तरह की मंजूरी कोटक महिंद्रा बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए RBI से मिली थी। जान लेते हैं LIC के विभिन्न निवेशों के बारे में। LIC भारत के शेयर बाजार में सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है और कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इसकी हिस्सेदारी है। कैपिटल लाइन के आंकड़ों से पता चलता है कि 24 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इसकी हिस्सेदारी है। IDBI बैंक में इसकी 49.24% की हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख बैंकों में LIC की केनरा बैंक में 8.8%, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.3% की एवं एक्सिस बैंक में 8.2% और ICICI बैंक में 7.6% की हिस्सेदारी है। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। LIC के अध्यक्ष हैं इस समय MR कुमार। LIC का मुख्यालय है मुंबई में एवं LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।